गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल स्टार्ट किया था एक लेसन अपना पादप प्रजनन। ये तो ख़त्म कर लिया था। पादप प्रजनन एवं परिभाषा, उद्देश्य एवं विधि अपन ने ख़त्म कर लिया था। फिर अपन ने स्टार्ट किया था दूसरा लेसन, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व एवं उत्तक संवर्धन। ठीक है, जिसमें अपन ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन और चरण अपन ने लास्ट में पढ़े थे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे जेल विद्युत कण संचलन। यहाँ से अपन को शुरू करना था, तो देखिए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। जेल विद्युत कण संचलन क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने से डीएनए का खंडन हो जाता है। हमने पढ़ा था पहला चरण होता है जिसमें जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, डीएनए को तोड़ता है, काटता है। इससे काटने से क्या हो जाता है, डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। इन खंडों को अपन अलग करने की एक तकनीक होती है जिसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ जाते रहते हैं। डीएनए खंड होते हैं वो ऋणावेशित अणु होते हैं, ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए को तोड़ने के बाद जो डीएनए के खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन पर आवेश कौन सा होता है, तो वो होता है ऋणात्मक आवेश। ये ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए ये किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ आकर्षित होंगे। और एनोड क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, प्लस का निशान, प्लस वाला एनोड होता है, तो प्लस की तरफ माइनस तो जाएंगे। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगोरेज है। सबसे ज़्यादा जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम है एगेरोज। ठीक है, जो समुद्री घास से निकाला गया है। और ये एगेरोज कहाँ से निकाला गया है, समुद्री घास से निकाला गया है। ये एक प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीमर बहुलक है ये। ठीक है, ये एगेरोज, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीएनए खंडों को एगेरोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार एवं आवेश के अनुसार अलग करते हैं। एगेरोज जेल का जो छलनी प्रभाव होता है उसके आधार पर क्या होता है, इसके आकार एवं आवेश के आधार पर ये अलग हो जाते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वह अधिक दूरी तक जाएंगे। तो खंड में अगर छोटे आकार के होंगे तो वो सरलता से गमन कर सकेंगे, इधर उधर गति कर सकेंगे, तो एनोड की तरफ आसानी से जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, इन डीएनए खंडों को देखने के लिए डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। अब इन डीएनए खंडों को अगर अपन देखना, सवाल पूछा जा सकता है कि जो डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा जो तोड़े गए खंड हैं डीएनए के, उनको देखने के लिए किससे अभिरंजित किया जाता है, तो देखिए इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनके द्वारा इनके ऊपर जो आवरण होता है उसको हटा देते हैं, अनावृत करते हैं। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए चमकीली नारंगी रंग की पट्टी के दिखाई देते हैं। जब इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर देते हैं और पराबैंगनी किरणें के पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने के बाद डीएनए क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है, चमकीला नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है। पट्टी के रूप में, एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है, गोल नहीं, चौकोर नहीं, एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है। डीएनए की इन पट्टियों को एगेरोज जेल से काटकर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। डीएनए के इन पट्टियों को अपन क्या करते हैं, एगेरोज जेल से काटकर निकाल लेते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को सालन कहा जाता है। सालन कहा जाता है। सवाल पूछ ले सालन किसे कहते हैं, तो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उनको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद पराबैंगनी प्रकाश द्वारा अनावृत किया जाता है। अनावृत करने से ये चमकीले नारंगी रंग के दिखाई पड़ते हैं और इन पट्टियों को एगेरोज जेल से क्या करते हैं, काट कर निकालते हैं और जेल टुकड़ों को निष्कर्षित कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सालन कहलाती है। 1 नंबर का सवाल ये पूछा जा सकता है। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए का क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनः युग्मित डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार क्या किया जाता है, टूटा हुआ जो तोड़ा हुआ खंड टुकड़े में जो डीएनए होता है उसको वाहक डीएनए से जोड़कर क्या करते हैं, अपन पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करते हैं। आगे देखिए पीसीआर क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। पीसीआर का तात्पर्य होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इस अभिक्रिया में उपक्रमों जैसे प्राइमर्स, छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो समुच्चय व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए अपन क्या करते हैं, पाथरे विधि द्वारा उपयोगी जीन की कई प्रतियों का संश्लेषण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कई प्रतियां बनाते हैं। किसका उपयोग करते हुए, दो समुच्चय व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए क्या करते हैं, अपन कई सारी कॉपियां बना लेते हैं डीएनए की। ठीक है, यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देता है। डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है। ये प्रतिकृति करने का जो प्रक्रम होता है, क्रिया होती है, कई बार दोहराया जाता है और ये सतत प्रवर्धन ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये लगातार इसका कई प्रतियां बनाई जाती है। तो ये सतत प्रवर्धन यानी लगातार चलने वाली ताप इसमें स्थायी रहता है, डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लिया गया है, थर्मस एक्वोटिकस से पृथक अलग किया गया है। थर्मस एक्वोटिकस से अलग किया गया है। ठीक है, उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। जब तापमान उच्च भी हो जाता है ना, तब भी यह सक्रिय बना रहता है और क्या करता रहता है, कॉपी करता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांसजेनिक जीव पादप व जंतु उत्पादन एवं महत्वपूर्ण उदाहरण। अब ट्रांसजेनिक जीव कैसे अपन बनाते हैं, उत्पादन कैसे करते हैं और उनके उदाहरण महत्वपूर्ण कौन कौन से जिनको आज के समय में काम में लिया जाता है वो देखते हैं अपन। तो देखिए, पहले तो ट्रांसजेनिक पादप या जीव कैसे कहते हैं, जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। यानी जिन पादपों में वांछित डीएनए उपस्थित होता है, अर्थात हम जो गुण लेते जाते हैं, जो गुण हमारी इच्छा में है कि हमें ये गुण चाहिए हमारे पौधे में, तो उस गुण को हम जिस पौधे से अलग करते हैं, जिस पौधे से उस गुण का डीएनए लेते हैं, उस पौधे को अपन ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। ठीक है, पादपों में वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जीनों को निवेशित करने के पश्चात निवेशित जीन द्वारा उत्पन्न लक्षणों तथा उनकी अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हैं। अब वांछित जीन लक्षण उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, पादपों में अनेक प्रकार के जीनों का निवेश करते हैं और निवेश के बाद जीन द्वारा जो उत्पन्न लक्षण होते हैं, निवेश कर दिया फिर उगाने के बाद उन पौधों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा उनकी अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हैं। अपन देखते हैं कि भाई हमने जो गुण डाला है क्या उसका रिजल्ट हमें मिला है, क्या वो गुण हमने कहीं से बाहर से डाला, क्या वो गुण अभिव्यक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जीन स्थानांतरण की विधियाँ कई सारी है। जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है, तो देखिए, पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण की विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण, अर्थात बिना वाहक के, कोई वाहक की जरूरत नहीं होती है, वांछित डीएनए हमने लिया और पौधे में डाल दिया, किसी वाहक से जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। एक वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण होता है। अब कोई वाहक अणु नहीं चाहिए होता है, रहित होता है, तब क्या होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, सीधा सामने दिखने वाला, तीसरा कोई बंदा बीच में, वाहक अणु नहीं है। लेकिन इसमें दूसरे में क्या होता है, वाहक अणु एक मध्यस्थ का, बीच वाले का कार्य करता है। ठीक है, पहला है वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण। क्या होता है, वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण में क्या करते हैं, किसी जैविक वाहक या कारक की सहायता के बिना डीएनए को पादप कोशिका में प्रवेश कराने व स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की क्रिया को सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं। सीधा जीन स्थानांतरण या प्रत्यक्ष रूपांतरण कहते हैं, प्रत्यक्ष स्थानांतरण कहते हैं। किसी वाहक, जीन या कारक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष रूपांतरण की निम्नलिखित विधियां, प्रत्यक्ष रूप से अपन डायरेक्ट किन किन विधियों द्वारा एक जीन को, वांछित जीन को पौधे में, ग्राही पौधे में अपन डाल सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोपोरेशन। इस विधि में पादप कोशिका निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धनायन कैथोड की ओर व ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे ध्रुवित कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है। जो कोशिका अपन पादप कोशिका जो निलंबन होता है, पादप कोशिका होती है जिसमें
डाला जाता है, उसको क्या करते हैं अपन किस में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जिससे उसके अंदर के जो ऋणायन होते हैं वो तो एनोड की तरफ चले जाते हैं और जो धनायन होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और जो कोशिका भित्ति ध्रुवित होती है वो अब अध्रुवित हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे एनोड और कैथोड की तरफ जाकर धनायन व ऋणायन चले जाते हैं, तो फिर कोई आयन ही नहीं बचता है। अध्रुवित कोशिका भित्ति पुनर्योगज डीएनए के प्रवेश के लिए पारगम्य हो जाती है। जो पुनर्योगज डीएनए होता है उसके लिए यह अध्रुवित सारे जो धनायन ऋणायन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो कोशिका भित्ति अध्रुवित हो जाती है और अब वो क्या होती है, पारगम्य हो जाती है, डीएनए के प्रवेश के लिए पारगम्य हो जाती है, वरना पहले पारगम्य नहीं थी। इस विधि से देख के अब इस विधि से कौन कौन से पौधों में करवाया जाता है, मक्का, तंबाकू, धान और गेहूं आदि में सफल जीन स्थानांतरण किए गए हैं। इस विधि द्वारा देखिए मक्का के अंदर, तंबाकू के अंदर, धान, गेहूं के अंदर हम वांछित जीन डाल सके हैं, स्थानांतरित कर सके। एक व्यवस्थित व आसानी से पुनर्जनित होने वाला उत्तक जैसे अवयस्क मक्का भ्रूण का रूपांतरण इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र द्वारा किया जा सका है। ठीक है, इसी के साथ एक व्यवस्थित और आसानी से पुनर्जनित होने वाला उत्तक जैसे अवयस्क मक्का के भ्रूण के अंदर भी एक अपन नए डीएनए डाल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोपोरेशन की दो विधियां हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन की भी दो विधियां हैं। एक तो निम्न वोल्टता जिसमें कम वोल्टता, कम इलेक्ट्रिक धारा दी जाती है, और दीर्घ स्पंदन, कम वोल्टता देने पर दीर्घ स्पंदन होता है, यानी बहुत तेज धड़कता है, दो तेज गति से। एक उच्च वोल्टता लघु स्पंदन। निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंदों में अस्थायी रूपांतरण की दर अधिक होती है, जबकि उच्च वोल्टता लघु स्पंदों में स्थायी रूपांतरण की दर अधिक होती है। ये पूछ सकता है इलेक्ट्रोपोरेशन की विधियों में कि निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंद और उच्च वोल्टता लघु स्पंदन में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि निम्न वोल्टता में क्या होता है, अस्थायी रूपांतरणों की दर अधिक होती है, जबकि उच्च वोल्टता में लघु स्पंदों में स्थायी रूपांतरण की दर अधिक होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन का लाभ क्या है, ये सस्ती है, ये सस्ती है बिल्कुल, ठीक है, और तीव्र व न्यूनतम विषाक्तता वाली विधि है, तेज गति से होने वाली और न्यूनतम विषाक्तता वाली है, जहरीला कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हानिकारक साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, हानि क्या है इस विधि की, इस विधि की मुख्य हानि क्या है, प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता है, इसलिए ये सभी पादप तंत्र पर लागू नहीं हो सकती। अब ये प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो जिन पादपों में क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट नहीं पाई जाती, जिनको पादपों की कोशिका में, उस पर ये अपन लागू नहीं कर सकते, ठीक है, काम में नहीं ले सकते। ये विधि केवल उन तंत्रों पर ही लागू होगी जिसमें प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता अधिक होती, उन्हीं पर लागू होगी। ठीक है, दो चीजें होनी जरूरी है, एक तो प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होना जरूरी है, और दूसरा प्रोटोप्लास्ट अध्रुवित होने के कारण प्रोटोप्लास्ट हट जाती हैं। ठीक है, तो वापस उस कोशिका के अंदर प्रोटोप्लास्ट बनाने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो वो काम करेगी। लेकिन मान लो किसी पादप में प्रोटोप्लास्ट तो है कोशिका के ऊपर, लेकिन उसमें क्षमता नहीं है वापस एक बार हटने के बाद दोबारा बनाने की, तो क्या होगा, हमने प्रवेश करवाने के लिए इसको इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा प्रोटोप्लास्ट को हटा दिया, अध्रुवित कर दिया, फिर अपन ने डीएनए भी डाल दिया, लेकिन बाद में इसके ऊपर झिल्ली बनी ही नहीं, वापस प्रोटोप्लास्ट बना ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। फिर इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद दूसरी विधि है जिसमें वाहक की ज़रूरत नहीं होती है, वो है शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि। इस विधि में वांछित डीएनए को टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटाकर गन की सहायता से पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि में क्या करते हैं, डीएनए को टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटाकर, यानी डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए है, इसके चारों तरफ टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटा कर क्या करते हैं, फिर गन से फायर करते हैं, सीधा पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, फायर करके अंदर डाला जाता है। इन कणों को माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, जो वांछित डीएनए होता है उसके चारों तरफ टंगस्टन या सोने के कणों से लपेट लिया जाता है, उसको पूरा अच्छे से ढक दिया जाता है और फिर गन में डालकर उसको शॉट किया जाता है, शूट किया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। अब ऐसे कण जो वांछित डीएनए के चारों तरफ जो टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटा हुआ जो कण बनता है उसे माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। ठीक है,
इस घन के अब निम्न भाग होते हैं, इस घन के निम्न भाग होते हैं। पहला है गैस त्वरण नली, फिर प्लास्टिक झिल्ली या स्थूल वाहक जिस पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल चिपके रहते हैं, अवरोध, स्क्रीन और लक्ष्य, 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब इस विधि में इंपॉर्टेंट है, ये विधि इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, इस विधि में 1 माइक्रोमीटर व्यास के सूक्ष्म कणों पर डीएनए का लेप करने के लिए इन्हें डीएनए के घोल में, अब डीएनए का घोल में इनको मिलाकर तीव्र गति से हिलाते हैं। डीएनए का घोल कौन सा हो, घोल में क्या क्या होगा, 100 कैल्शियम क्लोराइड होगा 0.5 से 2.5 मोल। ठीक है, वह स्पर्मिडीन होगा 0.1। ये डीएनए के घोल होगा जिसमें क्या करते हैं, डीएनए का लेप करने के लिए इसमें डालकर बहुत अच्छे से हिलाते हैं। अब माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए को अवक्षेपण के बाद सूखने देते हैं। जैसे ही डीएनए, वांछित डीएनए इस घोल में डाला, अच्छे से हिलाया, तो वांछित डीएनए के चारों तरफ क्या, टंगस्टन या ये जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल कण बन गए हैं, तो उनको अवक्षेपण जब हो गया, ये जम गए नीचे की तरफ, तो उनको बाद में सूखने देते हैं अच्छे से। ठीक है, सूखने देते हैं। इसके बाद गन में स्थूल वाहक को सही स्थान पर फिट कर आंशिक निर्वात उत्पन्न किया जाता है। अब गन में जो स्थूल वाहक होता है को सही स्थान पर फिट कर दिया जाता है, यानी जो वाहक का, थोड़े बहुत वाहक का कार्य करता है, रियल वाहक का नहीं, बस उससे चिपका रहता है, जिससे क्या होता है, उसके साथ चलकर वो आगे जा सके। तो आंशिक निर्वात का उत्पन्न करते हैं, निर्वात उत्पन्न करते हैं। किसी भी निर्वात मतलब कोई भी प्रकार का माध्यम ना हो, ना तो उसमें कोई गैस हो, ना कोई कण हो ठोस, ना कोई द्रव हो, जिससे क्या हो, पूरी गति प्राप्त कर सके। ठीक है, जिससे सविदारण डिस्क फट जाए। सविदारण डिस्क फटने से प्रगाति तरंग उत्पन्न होती है। जैसे ही सविदाती डिस्क फटती है, उससे प्रगाति तरंग उत्पन्न होती है, जो उस वांछित डीएनए को या माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स जो कण बने हैं उनको गति प्रदान करती है, जिससे स्थूल वाहक का त्वरण होता है, यानी स्थूल वाहक त्वरण यानी गति होती है, और उसी स्थूल वाहक से चिपका होते हैं हमारे माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कण। ठीक है, जब स्थूल वाहक अवरोधक स्क्रीन से टकराता है, तो इससे चिपके सूक्ष्म कण स्क्रीन में से गुजरकर नीचे रखी कोशिकाओं और उनके केंद्रकों में प्रवेश कर जाते हैं। जिससे जैसे ही वो अवरोधक स्क्रीन से टकराता है, तो इसके साथ चिपके हुए क्या होते हैं इसके साथ चिपके हुए जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कण होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे इसके नीचे पड़ी हुई जो कोशिका होती है, टारगेट कोशिका, लक्ष्य कोशिका, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसके केंद्रों तक पहुंच जाते हैं। इस विधि द्वारा अपन किन किन में सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, पपीता आदि में जीन स्थानांतरण किया गया। इस विधि द्वारा सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, पपीता आदि में जीन स्थानांतरित किया गया है। लाभ देखिए, ये एक सुरक्षित व साफ सुथरी विधि है। यह एक सुरक्षित व साफ सुथरी विधि है, कोई भी किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, सुरक्षित होती है एकदम। यह व्यवस्थित व प्रभावी पुनर्जनित उत्तक बनाने की विधि है, जो कि जीन को सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करता है। ये ऐसी विधि है जो प्रभावित और सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म बनाने में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करता है, यानी सीधा डायरेक्ट केंद्र में जाता है। केंद्र में ही क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, मैं तो केंद्र में विभाजन होता है, वहाँ पहुँच जाता है, तो आगे जो आनुवांशिक रूप से गति करने अगली पीढ़ी में जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसी जातियाँ जो सरलता से रूपांतरित नहीं होती है, उन जातियों का रूपांतरण इस विधि द्वारा कर अनेक ट्रांसजेनिक पादप तैयार किए जा सकते हैं। ऐसी जातियाँ जो सरलता से रूपांतरित होती ही नहीं है, जिसमें बिल्कुल चेंजेज आते ही नहीं है, ठीक है, तो नए गुण जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किलता से जाते हैं, उसमें भी इस विधि द्वारा सरलता से अपन ट्रांसजेनिक पादप तैयार कर सकते हैं। हानियाँ क्या है, इस विधि से काइमेरिक पादपों का उद्गम होता है। काइमेरिक पादप होते हैं, ठीक है, प्रक्षेपण की गति का नियंत्रण नहीं होता। प्रक्षेपण की गति नियंत्रित नहीं होती है, अर्थात मान लो ये देखिए, ये कोशिका है, उसका अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, इसके अंदर हमें पहुंचाना है, तो गति हमारी नियंत्रित नहीं होगी, तो ये गन के द्वारा इसको फायर किया गया तो कई बार चीरते हुए बाहर निकल जाता है। तो गति का नियंत्रण नहीं होता है, जिससे लक्ष्य कोशिका को भारी मात्रा में नुकसान भी पहुंचता है, और इससे क्या होता है, बाहर भी निकल जाता है, ठीक है, केंद्र के अंदर पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, कभी केंद्र को चीरकर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो नियंत्रण नहीं होता इसमें कुछ, जिससे जो टारगेट कोशिका होती है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है।
फिर है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है? तीसरी विधि है बिना वाहक के डीएनए, वांछित डीएनए ट्रांसप्लांट की, वो है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन एक भौतिक तकनीक है जो जैविक व अन्य बाधाओं का निवारण करती है, ठीक है। मूल रूप से इसे जंतु कोशिका के रूपांतरण हेतु विकसित किया गया है, परंतु आजकल इसे पादप कोशिका में रूपांतरण हेतु भी उपयोग में लिया जाता है। मूल रूप से इसे किसी जंतुओं के कोशिका के रूपांतरण के लिए विकसित किया गया था, लेकिन आजकल इसको पादपों में भी लाया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन का प्रयोग करके वांछित डीएनए डाला जाता है। अब देखिए, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इस विधि में वांछित डीएनए को तीक्ष्ण सिरे वाली माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई की सहायता से पादप कोशिका के केंद्र में इस प्रकार से प्रवेश करवाया जाता है जिससे पादप कोशिका नष्ट ना हो सके। यानी ये पादप कोशिका है, ठीक है, ये इसके कण केंद्रक है, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक माइक्रो इंजेक्शन सुई होती है, यहाँ तक डाली जाती है और फिर क्या करते हैं? आपने इंजेक्शन तो देखा ही होगा, ठीक है, इंजेक्शन तो आपने देखा ही होगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वांछित डीएनए इसमें भरकर क्या करते हैं? इस सुई के माध्यम से सीधा का सीधा केंद्रक में ट्रांसप्लांट करते हैं, इससे पादप कोशिका को नष्ट ना हो, इस प्रकार से करते हैं। इस विधि द्वारा सामान्यतः प्रोटोप्लास्टों में जीन स्थानांतरण करवाया जाता है क्योंकि कोशिका भित्ति बाधा पहुंचाती है। प्राय ये विधि इसमें जो क्या होता है, प्रोटोप्लास्टों में करवाया जाता है स्थानांतरण, ठीक है। यह विधि क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बाधा उत्पन्न करती है। प्राय ये विधि सघन कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि से जिनका कोशिका द्रव्य सघन होता है, ठीक है, यानी गाढ़े मात्रा में होता है, उसमें ये उपयोगी है। इस विधि से तरुण भ्रूणों जैसे कायिक भ्रूण, पराग भ्रूण, जाइगोटी भ्रूण की कोशिकाओं का रूपांतरण बहुत सरलता से करवाया जा सकता है। जो तरुण यानी जो जवान, जो विकसित हो रहे भ्रूण हैं, उस पर अपन स्थानांतरण करना बहुत ही आसान होता है। लाभ क्या है? इस विधि में डीएनए की निष्कासित मात्रा प्रति कोशिका सीमित नहीं है, यद्यपि इसे सीमित बनाया जा सकता है। इसमें डीएनए के निष्कासित मात्रा यानी सीमित नहीं है। अपना हाथ अपन जो दे रहे हैं, इस सुई को जैसे दबाते हैं, तो कोई मात्रा निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है, ठीक है, कि कितनी देनी है और कितनी चली जाती है, कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसे सीमित बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें अंतर्ग्रहित रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है? अंतर्ग्रहित रूपांतरण के अवसर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में चेंजेज आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो वांछित परिवर्तन अपन चाहते हैं वो परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे देखिए, डीएनए प्रवेश की क्रिया निश्चित है। डीएनए प्रवेश की क्रिया निश्चित है, एकदम निश्चित है कि प्रोटोप्लास्ट में डालना है या केंद्रक में डालना, बस निश्चित है। इसके अलावा दूसरी चीज़ कुछ नहीं करनी। हानियाँ क्या क्या है? एक इंजेक्शन से केवल एक कोशिका में ही डीएनए प्रवेश करता है। एक इंजेक्शन से सिर्फ एक ही कोशिका में क्या कर सकते हैं अपन? डीएनए का प्रवेश करवा सकते हैं। हर किसी के डीएनए में अपन नहीं करवा सकते, हर कोशिका में एक इंजेक्शन से नहीं करवा सकते। एक कोशिका में एक ही बार इंजेक्शन काम में लिया जा सकता है, फिर इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है। विशिष्ट उपकरण व कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है? विशिष्ट उपकरण चाहिए होता है माइक्रो इंजेक्शन का हिस्सा, ठीक है, और कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, यानी प्रशिक्षित ट्रेंड जो प्रयोग करता है उनकी आवश्यकता होती है। हर कोई नहीं कर सकता इसको। ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती है जो एकल द्विपराग में और बहुस्तरीय भित्तियों में से डीएनए को गुजरने दे। अब ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती है जो डीएनए को क्या हो, जो केंद्रक के चारों तरफ द्विभित्ति होती हैं, ठीक है, द्विझिल्ली द्विभित्ति वाली होती है, ठीक है, उसके अंदर गुजरने की ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती है। फिर है लाइपोफैक्शन। अब लाइपोफैक्शन में अपन क्या करते हैं? लाइपोसोम्स विशेष प्रकार के झिल्ली तंत्र है जिनमें द्विआण्विक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर जल पाया जाता है। लाइपोसोम्स क्या है? एक झिल्ली तंत्र है विशेष प्रकार का जिसमें द्विआण्विक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर जल पाया जाता है। इनके जो वसा स्थल है वहाँ पर जल पाया जाता है। ये न्यूक्लियस की क्रियाओं से डीएनए को बचाते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस की क्रियाओं से डीएनए को बचाते हैं, यानी जो तोड़ने वाले खंड होते हैं उसको डीएनए को उससे बचाते हैं।
लाइपोफेक्शन विधि का विश्लेषण बोंगेहम। अब लाइपोफेक्शन विधि किसने दी थी, विश्लेषण किसने बताया था? बोंगेहम ने 1965 में किया। डीएनए या आरएनए युक्त लाइपोसोम्स को प्रत्येक संयोजन या एंडोसाइटोसिस द्वारा पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जा सकता है। पादप रूपांतरण में इस विधि का अधिक उपयोग नहीं किया जाता, किंतु जंतु कोशिका व अंडकों के रूपांतरण में यह बहुत ही सफल विधि है। पादपों में इसका विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सफल होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अंडकों के रूपांतरण और जंतु कोशिका में इसका बहुत ही सफल विधि से प्रयोग करते हैं। लाभ क्या क्या है, तो देखिए, यह न्यूक्लियस की क्रियाकलापों से न्यूक्लिक अम्ल की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? न्यूक्लियस के क्रियाकलापों से न्यूक्लिक अम्ल की सुरक्षा करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनसे ये सुरक्षा करता है, ठीक है। फिर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश के अलावा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश संभव होता है। इससे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है, यानी पादप की जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच जो जगह होती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। उसमें जो द्रव भरा होता है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसमें प्रोटोप्लास्ट के प्रवेश के अलावा विभिन्न कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश भी संभव आसानी से हो जाता है। इस विधि द्वारा पूर्ण सूक्ष्म कोशिकांगों का प्रवेश संभव होता है। इस विधि से हम क्या करते हैं, पूरे सूक्ष्म कोशिकांगों का प्रवेश आसानी से करवा सकते हैं। सिर्फ डीएनए ही नहीं, और भी कई सारे सूक्ष्म जो भाग होते हैं उनका भी प्रवेश आसानी से करवा सकते हैं। हानियां क्या है, इस विधि की मुख्यतः कमी काइमेरा पादप की उत्पत्ति है, ठीक है, जिनमें पादप का केवल कुछ भाग ही रूपांतरित होता है। इसमें क्या मुख्य कमी यह है कि ज़्यादातर इसमें क्या हो जाता है, काइमेरा पादप की उत्पत्ति हो जाती है, विकसित हो जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में जो पादप का केवल कुछ भाग ही रूपांतरित होता है, यानी कुछ भाग में ही वांछित डीएनए का जो असर अभिव्यक्ति दिखती है, पूरे पौधे में नहीं दिखती। यह क्या है, इसका दूसरी हानि क्या है, ये एक धीमी प्रक्रिया, धीरे से होने वाली, बहुत मंद गति से होती है, महंगी है और उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, बहुत ही तेज, अच्छे, ज़्यादा कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर देखिए, ये तो थे हमारे, ये हमारे थे कौन कौन से, ये थे हमारे जो बिना वाहक के प्रत्यक्ष स्थानांतरण के, ठीक है। अब आगे देखते हैं जिसमें वाहक जरूरी होता है, वो कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं, जिसमें वाहक जरूरी होता है। तो देखिए, जिसमें वाहक जरूरी होता है, ठीक है। वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। पौधों में जीन स्थानांतरण के दो प्रकार के वाहकों का उपयोग किया जाता है। पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए दो प्रकार के वाहकों का उपयोग किया जाता है। एक तो प्लाज्मिड वाहक, जो कहाँ से लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम के टीआई या आरआई प्लाज्मिड से प्राप्त वाहक स्थायी जीन स्थानांतरण के लिए करते हैं। और वायरस वाहक, फूलगोभी मोजेक वायरस, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वायरस, जेमिनी वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस आदि वाहक है, किंतु इनके स्थायी जीन स्थानांतरण नहीं होता है, इनसे स्थायी जीन स्थानांतरण नहीं होता है, और प्लाज्मिड वाहक से स्थायी जीन स्थानांतरण होता है। आगे देखिए, पहला है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के द्वारा जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है, कब, ठीक है। तो 1980 में पहली बार आनुवांशिक पदार्थ को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के कोशिका संवर्धन में पूर्व स्थापित किया गया। सबसे पहले इसका सफल प्रयोग कहा गया 1980 में, ठीक है, किया गया। द्विबीजपत्री पादपों की कोशिका रूपांतरण में प्लाज्मिड वाहक सामान्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूटिव व एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के आरआई रूट इंडक्टिंग प्लाज्मिड के द्वारा होते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री में एक तो ट्यूमर यानी जिसमें कोशिका की वृद्धि बहुत तेज होती है उस प्लाज्मिड का, और एक रूट यानी जो जड़ से निकाला गया जो प्लाज्मिड होता है उसके द्वारा होता है। इन दोनों प्लाज्मिड में समान लक्षण पाए जाते हैं और ये दोनों जातियों के मध्य परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। इनमें समान लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, ये मेन गुण है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं। इन दोनों प्लाज्मिड में जो टीआई क्षेत्र होता है जो कि ओपाइन मेटाबॉलिज्म व पादप हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें जो प्लाज्मिड में जो टीआई क्षेत्र होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ओपाइन मेटाबॉलिज्म व पादप हार्मोन के संश्लेषण पादप हार्मोन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे देखिए,
यह क्षेत्र पादप कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है एवं यह क्षेत्र जीनोम द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, फलस्वरूप पादप कोशिका रूपांतरित हो जाती है। ये जो टीआई क्षेत्र होता है वो पादप कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं, जिसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म और पादप हार्मोन संश्लेषण का क्षमता होती है, उत्तरदायी होती है, उसको स्थानांतरित कर देते हैं पादप कोशिका में, ठीक है। एवं यह क्षेत्र जीनोम द्वारा क्या कर लिया जाता है, अंतर्ग्रहित भी कर लिया जाता है, अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, फलस्वरूप पादप कोशिका रूपांतरित हो जाती है, जिससे क्या होता है पादप कोशिका रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए अर्बुद निर्माण, यानी कोशिकाओं का गुच्छा, अर्बुद ट्यूमर, ठीक है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस टीआई प्लाज्मेट के छोटे से भाग के स्थानांतरण से पादप में अर्बुद प्रेरित होता है, ट्यूमर कोशिकाओं का एक गुच्छे का निर्माण होता है, ठीक है। जब टीआई प्लाज्मेट अपन क्या छोटे से भाग का स्थानांतरण पादप में कर देते हैं, ठीक है। डीएनए का ये क्रम टी डीएनए ट्रांसफर जो डीएनए कहलाता है, ये जो क्रम होता है वो ट्रांसफर डीएनए कहलाता है। संक्रमण का कार्य एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के गुणसूत्रीय व प्लाज्मिक जनित जीनों के नियंत्रण से होता है और यह संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर संक्रमण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। देखिए चित्र में क्या बता रखा है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए रिसाव का जो घनत्व अनुपात और एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम होता है, ठीक है। यहाँ इसको एंटर करवाया जाता है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर घायल कोशिका से जुड़ा हुआ जीवाणु, यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़कर क्या करते हैं, ये पुनर्योजित डीएनए इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, इसमें कई सारे टीआई प्लाज्मिड की जो कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, कई सारे, ठीक है, कई सारे, यानी एक ट्यूमर एक गुच्छे के रूप में निर्माण होने लगता है, यह अर्बुद का निर्माण होता है। फिर है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड एक द्विलड़ीय डीएनए होता है। द्विलड़ीय मतलब एक तो ये लड़ी, ठीक है, और एक ये लड़ी, ठीक है। ये द्विलड़ीय डीएनए होता है, ठीक है। इसमें 150 से 250 केबी औसतन 200 केबी का कॉन्जुगनशील प्लाज्मिड होता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर संवर्धित करने पर टीआई प्लाज्मिड का लोप हो जाता है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही करना, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान अगर देते हैं तो टीआई प्लाज्मिड बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। बैक्टीरिया की किरीट पीटिका एवं रोमिल मूल उत्पादन करने की क्षमता टीआई और आरआई प्लाज्मिडों के कारण होती है। जो बैक्टीरिया की जो किरीट पीटिका होती है तथा जो रोमिल मूल यानी ऐसी जड़ जिस पर क्या पाए जाते हैं, मूल पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, वो उत्पादन करने की क्षमता टीआई और आरआई के कारण ही होती है, ठीक है। टीआई व आरआई के कारण ही होती हैं। अब देखिए टीआई प्लाज्मिड का जो टी क्षेत्र दे रखा है पूरा, ठीक है, ये पूरा टी क्षेत्र है जिसमें बाईं सीमा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन और दाईं सीमा, ये पूरा क्या है टी क्षेत्र है, ट्रांसफर क्षेत्र है। यहाँ से इसको क्या करता है काटा, ये ट्रांसफर ले जाने का कार्य करता है। ये संक्रामक क्षेत्र है और ये प्रतिकृति की उत्पत्ति करता है। ये क्षेत्र है जो प्रतिकृति करता है, कॉपी करने का कार्य करता है, और ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। फिर है स्थानांतरण डीएनए, ठीक है। स्थानांतरण डीएनए क्या होता है, इसमें उपस्थित नियामक क्रम पादप कोशिका में प्रकार्य करते हैं, अर्थात ये केवल पादप कोशिका में ही अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्थानांतरण डीएनए जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, पादप कोशिका में ही अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। टी डीएनए लगभग 23 केबी माप का होता है और इसमें दोनों सिरों पर एक 24 बीपी का अनुलोम पुनरावर्त क्रम होता है, जो कि इसके स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। एक अनुलोम पुनरावर्त क्रम होता है जो इसके स्थानांतरण के लिए जरूरी होता है, ठीक है। स्थानांतरित डीएनए के पुनरावृत क्रम के बीच से अर्बुद निर्माण करने वाले जीनों को हटाकर वहां पर वांछित डीएनए को जोड़ दिया जाता है। जो अर्बुद यानी कोशिकाओं का गुच्छा निर्माण करता है उसको तो हटा देते हैं, ठीक है, जो और वांछित डीएनए वहां पर जोड़ देते हैं। ये जो टी क्षेत्र होता है, ट्यूमर क्षेत्र, उसको यहाँ से यहाँ तक तो क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पर जो पूरा वांछित जीन जोड़ देते हैं अपन पूरा का पूरा, ठीक है।
जिससे क्या होता है आगे जाकर फिर वो वांछित डीएनए की कॉपी होती रहती है और वो एक गुच्छे के रूप में बनता रहता है। ठीक है, फिर देखिए पादप जीनोम में टी डीएनए का समाकलन कैसे करते हैं। पादप जीनोम में इस टी डीएनए ट्रांसफर डीएनए का अपन समाकलन कैसे अंदर डालते हैं। टी डीएनए के पादप केंद्रक में प्रवेश करने के बाद प्रतिकृति होती है जिससे ये द्विरज्जु की अवस्था में आ जाता है। टी डीएनए पादप के केंद्रक में प्रवेश करने के बाद इसकी कॉपियाँ होती है जिससे ये वापस किसमें द्विरज्जु की डबल स्ट्रैंड स्टेज में आ जाता है। ठीक है, ये पादप जीनोम में यादृच्छिक स्थलों पर समाकलित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है कि उन्हीं स्थलों पर जाकर ये बनेगा, नहीं कहीं भी बन सकता है। फलस्वरूप इसके सिरों के बीच स्थित डीएनए भी पादप जीनोम में समाकलित हो जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में टी डीएनए की 1 से लेकर अधिकतर 12 प्रतियां उपस्थित होती है। फिर प्रत्येक कोशिका में क्या होती हैं 1 से लेकर 12, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉपियां बनती हैं। तत्काल इसके बाद क्या होता है समाकलित वांछित जीन का अवलोकन अपन करते हैं। उदाहरण, यदि पादप में N2 स्थिरीकरण के लिए वांछित जीन निवेशित करवाया जाता है, यानी ऐसा जीन निवेशित अंदर डाला जाता है पादप के अंदर जो N2 नाइट्रोजन का क्या करता है स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलता है, तब उस पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने लगता है। जैसे अपन वांछित जीन यानी ऐसा जीन डालते हैं जो पौधे में क्या गुण लाता है कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करे, नाइट्रोजन को उसके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदले। ठीक है, वो गुण लाता है, तब क्या करता है जिस पादप की कोशिका में अपन ने ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण वाला वांछित जीन डाला उसमें भी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने लगता है। यदि किसी पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए किसी रोग प्रतिरोधक जीन को निवेशित करवाया जाता है तब वह पादप उस विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा। ठीक है, अब वांछित जीन में ऐसा गुण है, ऐसे गुण का यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला किसी विशिष्ट रोग से लड़ने की क्षमता वाला अपन ने जीन डाला है तो वो पादप क्या होगा उस विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेगा और उसमें फिर वो रोग नहीं होगा। फिर एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।